हर यूपीएससी एस्पिरेंट पॉलिटी पढ़ता है, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि एग्जामिनर पहला ट्रैप इतिहास से ही सेट करता है। अगर रेगुलेटिंग एक्ट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्लियर नहीं है तो समझ लीजिए कि पॉलिटी की आधी तैयारी कमजोर है। इस विश्लेषण के अंत तक ये चैप्टर रटने वाली चीज नहीं, बल्कि एक लॉजिकल कहानी की तरह जुड़ जाएगा। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम 6 हिस्सों में लगभग 200 साल के इतिहास को कवर करेंगे। शुरुआत होगी कंपनी रूल से, फिर हम देखेंगे कि कैसे पावर सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में गई, और आखिर में हम अपने संविधान के बनने तक का सफर तय करेंगे। ये पूरी यात्रा दिखाएगी कि हमारे संविधान की जड़ें कितनी गहरी हैं। तो कहानी का पहला हिस्सा है रेगुलेशन का दौर। जरा सोचिए, एक ट्रेडिंग कंपनी इतनी पावरफुल हो जाती है कि वो एक देश चलाने लगती है, लेकिन ये पावर बिना किसी कंट्रोल के थी और करप्शन अपनी चरम सीमा पर था। बस इसी को काबू में करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पहला कदम उठाया। तो सवाल ये है कि 1773 में अचानक इस एक्ट की जरूरत क्यों पड़ गई? देखिए, आयरनी ये थी कि कंपनी के कर्मचारी तो मालामाल हो रहे थे, लेकिन खुद ईस्ट इंडिया कंपनी दिवालिया होने वाली थी। इसी मिसमैनेजमेंट को रोकने के लिए और कंपनी के बढ़ते पॉलिटिकल मामलों पर लगाम कसने के लिए ब्रिटिश सरकार का दखल देना जरूरी हो गया था। ये एक्ट असल में भारत में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की नींव का पहला पत्थर था। पहली बार बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का टाइटल दिया गया और बॉम्बे और मद्रास को उसके अंडर कर दिया गया। मतलब पावर का सेंट्रलाइजेशन यहीं से शुरू हुआ। साथ ही कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट भी बना। यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए ये पॉइंट बहुत जरूरी है कि भारत में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत किस एक्ट से हुई। लेकिन 1773 के एक्ट में अभी भी कई कमियां थीं, तो उन्हें ठीक करने के लिए आया पिट्स इंडिया एक्ट। इसने एक बहुत ही क्लेवर सिस्टम बनाया जिसे डबल गवर्नमेंट कहा जाता है। कंपनी के कमर्शियल मामले यानी व्यापार कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखेगा, लेकिन पॉलिटिकल मामले देखने के लिए एक नई बॉडी बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दी गई, जो सीधे ब्रिटिश सरकार को रिपोर्ट करती थी। मतलब पैसा कंपनी कमाए पर असली बॉस ब्रिटिश सरकार हो। अब हम दूसरे दौर में आते हैं, जहां कंपनी का कैरेक्टर ही पूरी तरह बदल गया। चार्टर एक्ट्स की एक पूरी सीरीज आई, जिसके जरिए कंपनी के हाथ से उसका व्यापार का काम धीरे धीरे छीन लिया गया और उसे पूरी तरह से ब्रिटिश क्राउन की एक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में बदल दिया गया। इस टाइमलाइन पर जरा नजर डालिए, ये अपने आप में पूरी कहानी कह देती है। 1813 में कंपनी की ट्रेड मोनोपोली खत्म हुई। 1833 तक तो कंपनी बस एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनकर रह गई, और फिर 1853 में एक बहुत बड़ा चेंज आया। पहली बार गवर्नर जनरल की काउंसिल के लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव कामों को अलग अलग कर दिया गया। यहीं से एक मिनी पार्लियामेंट का आइडिया जन्म लेता है। 1833 का एक्ट सेंट्रलाइजेशन का कह सकते हैं पीक था। अब बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया और पूरे ब्रिटिश इंडिया के लिए कानून बनाने की सारी पावर उसी के हाथ में आ गई। प्रीलिम्स के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि इसी एक्ट ने पहली बार एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कॉन्सेप्ट बनाया, जिसकी अथॉरिटी पूरे भारत पर थी। और फिर सब कुछ बदल गया। 1857 का महाविद्रोह ये सिर्फ एक बगावत नहीं थी, ये वो भूचाल था जिसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के राज को जड़ से उखाड़ फेंका और ब्रिटिश सरकार को सीधे भारत की कमान संभालने पर मजबूर कर दिया। कंपनी का राज खत्म और अब शुरू होता है सीधे क्राउन का शासन। 1857 से सबक लेकर ब्रिटिश सरकार ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली। अब डायरेक्ट रूल तो था, लेकिन साथ ही भारतीयों को शासन में शामिल करने की एक बहुत ही धीमी और सतर्क शुरुआत की गई, ताकि आगे चलकर फिर कोई बड़ा विद्रोह ना हो। इस दौर का जो पहला बड़ा कानून था वो था 1858 का एक्ट, जिसका नाम था एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसने कंपनी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स सब खत्म कर दिया। अब पावर सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में थी और इंडिया के मामलों के लिए ब्रिटिश कैबिनेट में एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोस्ट बनाई गई। 1861 में रिप्रेजेंटेशन का एक छोटा सा बीज बोया गया। वाइसरॉय को अपनी काउंसिल में कुछ इंडियंस को नॉन ऑफिशियल मेंबर के तौर पर नॉमिनेट करने का अधिकार मिला। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये मेंबर्स चुने हुए नहीं थे, नॉमिनेटेड थे। साथ ही बॉम्बे और मद्रास को उनकी लेजिस्लेटिव पावर्स वापस देकर डिसेंट्रलाइजेशन भी शुरू किया गया। लेकिन सिर्फ नाम के लिए कुछ लोगों को शामिल करना काफी नहीं था। देश में राष्ट्रवाद बढ़ रहा था और अब मांग उठ रही थी असली हिस्सेदारी की, एक जिम्मेदार सरकार की।
इसी प्रश्न में अगले सुधारों का दौर शुरू हुआ। 1909 के मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ने लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज तो बढ़ाया और मेंबर्स को बजट पर सवाल पूछने जैसे कुछ अधिकार भी दिए। लेकिन, और ये लेकिन बहुत बड़ा है, इसकी सबसे विवादित बात थी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की शुरुआत। इसने लीगली भारत में सांप्रदायिकता की नींव डाल दी, जिसके नतीजे बहुत ही विनाशकारी हुए। मेंस के लिए ये पॉइंट बहुत जरूरी है। इसके बाद आया 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। इसने प्रांतों में डायर की यानी दोहरे शासन का एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम शुरू किया। कुछ सब्जेक्ट्स ट्रांसफर्ड इंडियन मिनिस्टर्स को दिए जो लेजिस्लेटिव काउंसिल को जवाबदेह थे, लेकिन सारे जरूरी सब्जेक्ट्स रिजर्व्ड गवर्नर ने अपने पास रखे। इसी एक्ट ने देश में पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन और बाइकैमरलिज्म यानी द्विसदनीय व्यवस्था की भी शुरुआत की। अब हम आ पहुंचे हैं ब्रिटिश भारत के सबसे डिटेल्ड और आखिरी संवैधानिक दस्तावेज की तरफ। साइमन कमीशन और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की लंबी बहसों के बाद एक ऐसा खाका तैयार हुआ जो आज़ाद भारत के संविधान की नींव बनने वाला था। 1935 का भारत सरकार अधिनियम, इसे बस एक एक्ट मत समझिए, ये हमारे आज के संविधान का ढांचा है, उसका ब्लूप्रिंट है। इसने प्रांतों से डायाकी खत्म करके उन्हें स्वायत्तता दी। पावर को बांटने के लिए पहली बार फेडरल, प्रोविंशियल और कॉन्करेंट लिस्ट बनाई गई, जो आज भी हमारे संविधान में मौजूद हैं। आरबीआई और पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना भी इसी के तहत हुई। यूपीएससी के लिए ये एक्ट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर है। आज़ादी दरवाजे पर थी। सवाल ये था कि सत्ता का ट्रांसफर कैसे होगा, भारत अपना संविधान कैसे लिखेगा। इन सवालों के जवाब हमें इस आखिरी दौर में मिलते हैं। इसका जवाब लेकर आया 1946 का कैबिनेट मिशन। इसका सबसे बड़ा और सबसे जरूरी काम था एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा बनाने का रास्ता तैयार करना। ये वही बॉडी थी जिसे भारत का भविष्य, हमारा संविधान लिखने की जिम्मेदारी सौंपी गई। और आखिर में 1947 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। इस एक कानून ने भारत पर ब्रिटिश राज का हमेशा के लिए अंत कर दिया। इसने देश का बंटवारा तो किया, लेकिन सबसे जरूरी बात, इसने हमारी संविधान सभा को पूरी तरह से सॉवरन यानी संप्रभु बना दिया। अब सभा अपनी मर्जी से कोई भी संविधान बना सकती थी और ब्रिटिश पार्लियामेंट के किसी भी कानून को खत्म कर सकती थी। तो अगर हम पूरी कहानी को एक साथ जोड़कर देखें तो ये एक एवोल्यूशन है, एक कंपनी को रेगुलेट करने से शुरू होकर सीधे क्राउन के रूल तक, धीरे धीरे लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव संस्थाओं के बनने तक, सेंटर और प्रोविंस के बीच पावर बांटने के आइडिया तक, और आखिर में 1935 के एक्ट से हमारे संविधान का पूरा ढांचा तैयार होने तक। हर अगला कदम पिछले कदम का एक लॉजिकल नतीजा था। और इस 200 साल के लंबे, जटिल और संघर्ष भरे सफर का मकसद क्या था, उसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के इन शब्दों से बेहतर कुछ नहीं कह सकता। वी आर इंडियंस फर्स्टली एंड लास्टली। एक अखंड और संप्रभु भारतीय राष्ट्र का निर्माण। अगर इस विश्लेषण से आपको एक नई क्लैरिटी मिली है तो लाइक करें, द ग्रेट IAS को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करें जय पॉलिटी।